नमस्कार साथियों, शोधार्थियों। आज हम कहना ज़रूरी है यूट्यूब चैनल पर सुधा उपाध्याय के सौजन्य से सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला जो बन रही है, उसमें कुंवर रविंद्र जी के साथ हैं। कुंवर रविंद्र जी भारत के प्रमुख परिपक्व चित्रकारों में से हैं। इनकी लोकप्रियता और ख्याति चित्रकार के रूप में भी है। न केवल बेहतरीन चित्रकार हैं बल्कि एक संवेदनशील कवि भी हैं, और इनका कवि मन इनके चित्रों में और इनकी कविता में वो चित्रमयता, वो विजुअल जो बड़ा सा कैनवास वो लेते हैं और उस बड़े से कैनवास पर जो विजुअल चित्र उकेरते हैं शब्दों के माध्यम से कविता में, वह दोनों एक दूसरे को दरअसल परिपूर्ण करता है। रविंद्र जी का पहला कविता संग्रह रंग जो छूट गया है, अनंग प्रकाशन से प्रकाशित हो चुका है। इनका लगातार कविताओं का प्रकाशन, इनके चित्रों का प्रकाशन, इनके तमाम समसामयिक पत्रिकाओं में, चाहे वो साक्षात्कार हो, अक्षरा हो, वागर्थ, मधुमती, सारिका, धर्मयुग, नई कहानियाँ, कहानीकार, पहल, गवाह, कथानक, कथाबिंब, कथादेश, काव्या, कारखाना, शिराजा, हंस, सारिका टाइम्स, नवभारत टाइम्स, संडे मेल, दिनमान, आजकल, नवनीत, खनन भारती, आकलन, वर्तमान साहित्य और समकालीन जनमत या समकालीन जनगाथा, आकंठ, संबोधन और वसुंधरा, मध्यांतर, शुरुआत, असुविधा, कल के लिए, गुंजन, आकल्प, अर्चना, भाषा सेतु, पुरुष, कला प्रयोजन, प्रेरणा, साहित्य अमृत, उत्तर प्रदेश, सद्भावना दर्पण और परिकथा जैसी साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में देश के अनेक व्यावसायिक और अव्यवसायिक पत्रों में, पुस्तकों में, मुख्य पृष्ठों पर अब तक लगभग 14,000 इनकी रेखांकन और चित्र, एक साथ इनकी कविताएं भी और इनके चित्रों के रेखांकन भी प्रकाशित हैं। शोधार्थियों, ये जो नाम मैं गिना रही थी, सायास गिना रही थी, जानबूझकर गिना रही थी कि आपके लिए समसामयिक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन पत्र पत्रिकाएं स्तरीय हैं और कौन पत्र पत्रिकाओं में आपको लगातार शोध और संधान की नई दृष्टि मिल सकती है। साथियों, हर्ष का विषय यह है कि हम सबके ये लोकप्रिय चित्रकार कुंवर रविंद्र जी को इस वर्ष का केदारनाथ अग्रवाल सम्मान 2022 दिए जाने की घोषणा हुई है। और सबसे पहले तो मेरे शोधार्थियों की ओर से और साहित्यिक समाज की ओर से, कविता प्रेमियों की ओर से, कला प्रेमियों की ओर से आपको हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह सम्मान जनवादी लेखक संघ बांदा और मुक्ति चक्र पत्रिका के संयुक्त तत्वाधान में आपको दिया जाएगा। इससे पहले भी आपको सृजन सम्मान 1994 में भोपाल में मध्य प्रदेश में, कला रत्न सम्मान 1998 में बिहार, सृजन सम्मान 2003 में रायपुर में मिल चुका है। आज मैं अपने कला प्रेमियों, कविता प्रेमियों और साहित्य प्रेमियों, शोधार्थियों के लिए आपकी 5 कविताओं का पाठ करूंगी और कोशिश रहेगी मेरी कि उन कविताओं के बहाने आपकी रचनात्मक यात्रा भी हो और उन कविताओं का कुछ विवेचन विश्लेषण भी हो सके। मेरी पसंद की पहली ही कविता है, एक दिन जब तुम सुबह सोकर उठोगे तो देखना, तुम्हारे पैरों तले न जमीन होगी न सर पर आसमान, पानी पीने के लिए नदियां भी नहीं होंगी। जब तुम सोकर उठोगे तो देखोगे कि तुम्हारा गांव स्मार्ट सिटी बन चुका है। बुलेट ट्रेन तुम्हारे गांव के बीच से गुजर रही है। जब तुम सोकर उठोगे तो खुद को स्मार्ट सिटी के किसी फुटपाथ पर भीख मांगते हुए पाओगे। तब समझ लेना कि देश का विकास हो चुका है और तुम एक विकसित देश के सभ्य व सम्माननीय नागरिक हो। मित्रों, आप देख रहे हैं एक कलाकार के मन में जो उथल पुथल बेचैनी है, जो राजनीतिक परिदृश्य को लेकर जो आया कसैलापन है, जो तिक्तता है और तमाम सामाजिक बदसूरती और विडंबनाओं को, विद्रूपताओं को वह न केवल चित्रों में उकेरता है बल्कि शब्द चित्रों के माध्यम से अपनी कविताओं में भी अपनी बात कहने का जोखिम उठाता है। ये है कुंवर रविंद्र कि इस कविता में वो विकासशील
देश के विकसित हो जाने की कगार पर हम किन किन चीज़ों की कीमत चुका रहे होंगे। मानवीय सभ्यता की, नैतिक मूल्यों की, मानवीय मूल्यों की, और तमाम उन सारे ज़रूरी संबंध, सौहार्द, सहयोग, प्रेम, परवाह को छीजते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं हम लगातार, और हम विकसित कहला रहे हैं। देश विकास की ओर है, हम विकास कर रहे हैं। किन शर्तों पर कर रहे हैं? कुंवर रविंद्र जी ने आपको दिखाया कि स्मार्ट सिटी और न्यू इंडिया कि ये जो बड़ा सा कैनवास है, इसमें आपकी उपस्थिति कहाँ है, ये जन का मन कहाँ है और उसका आंदोलन कहाँ है, उसका कुछ मत है कि नहीं है, उसकी कुछ कीमत है कि नहीं है, उसका कुछ अपनी राय, कुछ अपना नजरिया है कि नहीं है, या उसके होने न होने, उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति को भी दर्ज करा रहे हैं कुंवर रविंद्र। अगली बेहतरीन कविता है, जिस देश की जवानी नाच गाने और मुजरे में व्यस्त हो, स्खलित हो रही हैं कोठों में, जिस देश की नदियां, पहाड़ और जमीन, यहाँ तक कि आसमान भी बिक चुका हो, अन्न उपजाकर भी किसान मर रहे हों भूख से, और निजाम हो मूर्ख। आहा, और निजाम हो मूर्ख, तब उस देश के आम आदमी के लिए क्या बचता है? सिर्फ कोई एक विकल्प। हाँ, बचता है सिर्फ विकल्प, छीन ले वह बांसुरी और मेघ बन बरस पड़े रोम पर। नीरो का बांसुरी बजाना, सावन के अंधे को चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखती है। कुंवर रविंद्र अंध भक्तों को जो देश देश का राग अलाप रहे हैं, वस्तुतः वे देश नहीं समझ रहे, समाज नहीं समझ रहे, मानवीय प्रजाति और हमारा जनतंत्र नहीं समझ रहे, और इन सारी चीज़ों को ताक पर रखकर वस्तुतः किसी व्यक्ति की भक्ति में लगे हुए हैं, निजाम की भक्ति में लगे हुए हैं। निजाम देश नहीं होता, देश के कारण निजाम होता है, निजाम के कारण देश नहीं होता। और उसकी अंधभक्ति में कि वो भारतेंदु की वो पंक्तियां याद आ गई, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। जहां सत्य और असत्य एक तराजू पर तुल रहा हो, जहां नीति अनीति एक तराजू पर तुल रहे हो, जहां अंधेरा और सवेरा एक तराजू पर तल रहा हो, जहां कोयला और कपास एक तराजू पर तुल रहा हो, वहाँ तो चौपट राजा ही है, विवेकहीन राजा है, और वो जनता को की अंधेर गर्दी में डुबोकर उसे अंधेर नगरी बनाए हुए हैं। तो कुंवर रविंद्र दरअसल उस ओर भी कटाक्ष करते हैं, उस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, संकेत करते हैं कि देखो, आम आदमी के लिए जो औसत व्यक्ति है, जो सर्वसाधारण है, जो साधारण जनता है, उसका मत और उसका तंत्र तो गायब है। अब हम लोकतंत्र में नहीं, हम जनतंत्र में नहीं, बल्कि तंत्र लोक में निवास कर रहे हैं। इस ओर इशारा ये हमारा कलाकार कवि करता है। साथियों, मेरी पसंद की तीसरी कविता है चलो। ये एक आशावादी कविता है। वस्तुतः एक कालजयी कवि समाज की रचना कर रहा होता है। वो एक बुनकर की तरह लगातार क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए उस ओर भी बढ़ रहा होता है। अंधेरे के बादल को छांटते हुए प्रकाश की चिंगारी, रोशनी और आस की उम्मीद बनाए रखता है, और ये खूबी कुंवर रविंद्र जी में भी है। इस कविता में देखें शोधार्थियों, चलो पूरी रात प्रतीक्षा के बाद फिर एक नई सुबह होगी ना नई सुबह। ये सवाल इस कविता में बार बार एक अनुगूंज लिए हुए है, एक रिदम लिए हुए है, और ये विचारपरक कविताएं, ये गद्यमयी कविताएं, ये भाषा के तेवर और मिजाज की कविताएं जब रिदम लेती हैं साथियों, जब बलाघात करती हैं, तो ये ज़्यादा मारक और असरदार हो जाती हैं। तो जो प्रश्न बार बार कुंवर रविंद्र अपनी कविता में उठाते हैं, उस ओर ध्यान दीजिएगा शोधार्थियों। चलो पूरी रात प्रतीक्षा के बाद फिर एक नई सुबह होगी ना नई सुबह, जब आदमियत नंगी नहीं होगी, नहीं सजेंगी हथियारों की मंडियां, नहीं खोदी जाएंगी नई कब्रें, नहीं जलेंगी नई चिताएं, आदिम सोच और आदिम विचारों से मिलेगी निजात। होगी ना नई सुबह। सब कुछ भूल कर हम खड़े हैं हथेलियों में सजाए फूलों का बगीचा,
पूरी रात जाग कर फिर एक नई सुबह के लिए। होगी ना नई सुबह, होगी ना नई सुबह। ये पंक्ति बड़ी मारक है, खुब जाती है मन में भीतर। वो सवाल वो बार बार अपने कला प्रेमियों से, अपने समाज प्रेमियों से, अपने हृदय समाज से और शोधार्थियों आपसे सबसे बार बार कुंवर रविंद्र यह प्रश्न करते हैं, दोहराते हैं बार बार प्रश्न। और प्रश्न जब दोहराया जाता है तो वस्तुतः जब तक वो चिन्हित न हो जाए, जब तक वह अनुत्तरित रहेगा, तब तक कुंवर रविंद्र ये प्रश्न आपसे दोहराते रहेंगे। होगी न नई सुबह, ये आस दिला दो और इस उम्मीद को, इस आस को, इस प्रतीक्षा को मिटने मत दो। क्योंकि नया सवेरा लाने के लिए, इस घुप अंधियारी रात को बिताने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है, हम बहुत जूझे हैं। और किन किन शर्तों पर किया है, हमने क्या क्या नहीं। जो कहते हैं कि प्रकृति का लय खत्म हो गया, सृष्टि विनाश के कगार पर है, इस छटपटाहट को, इस ऊब को, इस बेचैनी को हमने जिया है। और अब हम नई सुबह की प्रतीक्षा बड़े आतुर होकर कर रहे हैं, बड़े आकुल व्याकुल होकर कर रहे हैं। तो कुंवर रविंद्र बार बार आपसे ही सवाल करते हैं कि सारा दारोमदार आप पर है, विवेक का काम कब होगा, सोच समझ और अपना मत कायम करने का काम कब होगा, आपका मन, जन का मन, गण का मन कब जनगण मन में परिभाषित होगा। कुंवर रविंद्र इस ओर इशारा करते हैं। अगली कविता भी मैं पॉलिटिकल सटायर के रूप में ही लेती हूँ, और ये बड़ी अच्छी खूबी है कंटेम्प्ररी कविताओं को जब आप शोधार्थियों पढ़ते हैं और अन्य पाठ्यक्रम में अन्य अपने कवियों को पढ़ रहे होते हैं, तो कुंवर रविंद्र जी की इन कविताओं को भी आप कोट कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं और तुलनात्मक ढंग से आप अपना संधान कर सकते हैं। निजाम लुटेरा नहीं होता, निजाम लुटेरा नहीं होता, वह सिर्फ लुटेरों का संरक्षक होता है। वह डरपोक भी नहीं होता, वह डरपोक भी नहीं होता। फौज तो सिर्फ जनता की सुरक्षा के लिए नहीं, अपना भय छुपाने के लिए भी रखता है। वह झूठ जनता के लिए नहीं बोलता, वह झूठ जनता के लिए नहीं बोलता, वह अफवाहें जनता को डराने के लिए नहीं फैलाता, वह सिर्फ अपनी मूर्खता छिपाने के लिए सब करता है। और जनता मूर्ख नहीं होती, जनता मूर्ख नहीं होती, अवसर देती है, फिर अवसर आने पर अवसर का उपयोग करती है। शोधार्थियों, इस कविता में बहुत कुछ बताने को है और ये कविता मुझे कई मायने देती है, लेकिन एक जरूरी मायने जो आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है कि हम चुनौतियों से पहले अवसरों पर मर जा रहे हैं। ये ज़माना ही ऐसा है, ये छलयुग ही ऐसा है कि यहाँ हम चुनौतियों से पहले अवसर की फिराक में रहते हैं, अवसरवादी होते जा रहे हैं और इसीलिए जाति की, क्षेत्र की, नस्ल की राजनीति में डूबे हुए हैं। ये जो सांप्रदायिकता का कोड है, ये जो हमें खंडित किए हुए है और जो हम अपनी हर बात के लिए, आप ये देखें इस कविता में कि जो नहीं होता, जो नहीं है, उस निषेध में भी कवि की एक स्वीकारोक्ति है। वो बताता है, दो विपरीत शेड देकर वो कहता है कि ऐसा नहीं होता लेकिन ऐसा हो रहा है। प्रचलन में कुछ है, सार्वजनिक कुछ है, लेकिन भीतर खोह में कुछ है। तो उन खोहों को उभारने का काम कलाकार करता है। वो जो छिपे हुए छद्म हैं, जो स्वांग हैं, उनको उभारने का काम कलाकार करता है। और कुंवर रविंद्र इसमें सफल होते हैं और बड़ी सार्थकता से अपनी कविता में उस अनुगूंज को आप तक पहुंचा देते हैं कि विवेकहीन वो नहीं होता, वो बड़ी दूर की सोच रहा होता है। वो मूर्ख नहीं होता और जनता भी मूर्ख कहलाना नहीं चाहती, लेकिन जब वो अपनी सोच का, अपने विचार का, अपने मन का और अपना तंत्र, अपना अनुशासन अपने पर कायम नहीं करेगी, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेगी, तो ऐसी मूर्ख जनता को आप क्या कहेंगे। तो अवसरों की फिराक में, अवसर मिल जाने की ताक में और फिर अवसरों का उपयोग करने में ये जनता मशगूल है। ये क्षणिक सुखों के लिए अपने बड़े बड़े उद्देश्यों को छोड़ दे रही है। छोटे छोटे उद्देश्य की पूर्ति के लिए, निहितार्थों के लिए, अपने छोटे छोटे स्वार्थों की पूर्ति के लिए बड़े उद्देश्यों को, बड़े कैनवास को रिक्त छोड़ दे रही है। तो उस ग्रे शेड की ओर भी आपका इशारा कुंवर रविंद्र करते हैं आपको।
अगली कविता है और ये शोधार्थियों ज़्यादा मानी खेज है, इस पर विशेष बल देना चाहिए। इस कविता का पाठ मैं करती हूँ पहले। अंततः मेरे बच्चे का आज निधन हो गया। जाति, धर्म, संप्रदाय और विचारधारा से लहूलुहान, भूख और प्यास से वह हार गया। मेरे आंसू उसे नहीं बचा सके, मेरे आंसू उसे नहीं बचा सके, नहीं भर सके मेरे आंसू उसके घाव को, मेरे आंसू नहीं बुझा पाए उसकी प्यास। वत्स, इस देश में रोज ही इस तरह के मरने वाले बच्चों को उनके माँ बाप के आंसू नहीं बचा पाते। मरने वाले वे सब बेनाम होते हैं, इतिहास तो दूर वर्तमान में भी कहीं उनका नाम दर्ज नहीं होता। वत्स, वर्तमान में भी कहीं उनका नाम दर्ज नहीं होता। वत्स, मगर वत्स तुम्हारा तो कुर्सी पर बैठना, चांदी की थाली में भोजन करना, चलना फिरना सब तिथि और समय के साथ शिलालेखों में दर्ज होता है। गीता, कुरान या बंदूक से अच्छे दिन नहीं आते। आहा, गीता, कुरान या बंदूक से अच्छे दिन नहीं आते, फिर भी हम रोते हुए अपने बच्चे के लिए धोखा देते हैं खुद को। फिर भी हम रोते हुए अपने बच्चे के लिए धोखा देते हैं खुद को कि अच्छे दिन आएंगे। वत्स, क्या तुम्हारा आध्यात्मवाद सूखे कुओं को, सूखी नदियों को जल से भर सकता है? क्या तुम्हारा आध्यात्मवाद सूखे कुओं को, सूखी नदियों को जल से भर सकता है? नहीं ना। धन के लिए तुम्हारी वासना भूमि पुत्रों का सिर्फ कत्लेआम कर सकती है। मगर हम अभी भी जीवित हैं। वत्स, प्रेम और शांति का गीत फुसफुसाते हुए आंसुओं के साथ अपने मरे हुए बच्चे की आत्मा की शांति के लिए। मगर हम अभी भी जीवित हैं। वत्स, प्रेम और शांति का गीत फुसफुसाते हुए आंसुओं के साथ अपने मरे हुए बच्चे की आत्मा की शांति के लिए। जब तक हम जगेंगे नहीं, औरों को जगाएंगे नहीं, जब तक हम उनके हित में, उनके उपयोग में, उनके इस्तेमाल में होते जाएंगे, जब तक हम उनके हाथ की कठपुतलियां रहेंगे, उनके इशारों पर नाचेंगे, हमारे बच्चे, हमारी संततियां, हमारी ये नई नस्लें और फसलें खराब होंगी। और जब खराब होंगी तो मातम मनाने के अलावा हमारे पास कुछ न बचेगा और वो हमें धोखा देते रहेंगे। वो हमारी आंखों को श्रद्धा से मूंदे रखेंगे, वे हमें श्रद्धांध बनाए रखेंगे, वे हमें बार बार मूर्ख बनाएंगे, क्योंकि हमारा अविवेक हम पर हावी है। हमने शिनाख्त नहीं की, हमने सही पहचान नहीं की, और इस मातम के लिए और कोई जिम्मेवार नहीं है। आप जिम्मेवार हैं जिन्होंने उनके हाथों की कठपुतली बन जाना अपने लिए चुना। बेहतरीन कविताएं शोधार्थियों, बहुत शुक्रिया।